Users, welcome my viewers इन माय चैनल रीडिंग हीरा। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। आज मैं भारत के संविधान की क्यों आवश्यकता हुई और क्यों अनिवार्य हो गई। जब हमारा देश कुछ समय तक मुग़लों का अधीन था, उसके बाद ब्रिटिश का अधीन हुआ, उसके बाद हमें क्यों आवश्यकता हुई, तो इसके जानने के लिए हमें बहुत ज़रूरी है उसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को जानना। और मैं वही एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूँ और उस पर मैं आपके सामने डिस्कस कर वह बताऊँगा और वह आवश्यकता क्यों हुई, फिर कैसे आगे उसका प्रोसेसिंग हुआ, वह मैं चैप्टर वाइज कर आपको बताऊंगा। भारत में जो ब्रिटिश शासन थी वह 608 में वह भारत की, यहाँ देखें तो जो द ब्रिटिश केम टू इंडिया इन 600 एज ए ट्रेड इन द फार्म ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी which had the exclusive right of trading in India under a charter granted by Queen Elizabeth I in 1765। यह जो था, यह भारत में ब्रिटिश यानी 1608 में ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में व्यापार करने आए। यह 608 में कैसे आए, तो यह कह रहा है 1600 मतलब 1600 ईस्वी में महारानी एलिजाबेथ प्रथम के चार्टर द्वारा उन्हें भारत में व्यापार करने के विस्तृत अधिकार प्राप्त थे। कंपनी जो अभी तक सिर्फ व्यापारिक कार्यों तक सीमित थी, तो द कंपनी विच टिल नाउ हैड प्योरली ट्रेडिंग function obtain the Diwanage right over revenue and civil justice of Bengal, बिहार एंड उड़ीसा। जो अभी तक उनको केवल यह था कि उनको केवल 1608 ईस्वी में जब आया और वह 1600 ईस्वी में चार्टर एक्ट के तहत आया, चार्टर एक्ट के तहत वह आया, तो उनका अधिकार था व्यापार करना और वह उनका कार्य एक सीमित थी। लेकिन ये कह रहा है कि वह 1765 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी जिसमें राजस्व और दीवानी न्याय के जो अधिकार थे उनको अधिकार प्राप्त कर लिए और उसी के तहत वह भारत में उसके क्षेत्रीय शक्ति जो बनने की प्रक्रिया वहाँ प्रारंभ हो गई, इन बंगाल में, बिहार में और उड़ीसा में। और यहीं से वह शुरू हो गया उनका कैरियर एक ट्रेडिशनल पावर के रूप में, एक ब्रिटिश ताज, एक क्षेत्रीय शक्ति बनने की प्रक्रिया यहाँ से शुरू हो जाती है। और 1858 में यानी 1858 में एक विद्रोह हुआ और उस विद्रोह का नाम था सिपाही विद्रोह, मतलब सेपोई म्यूनिटी। और उनका जो परिणाम था वही था ब्रिटिश ताज मतलब क्राउन ने भारत शासन का उत्तरदायित्व यही का कर दिया, एजिम उत्तरदायी डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द गवर्नेंस ऑफ इंडिया को वो क्या कर लिया, हाथों में ले लिया। यानी भारत के शासन का उत्तरदायित्व वो अपने हाथों में ले लिया। कौन, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने। यह जो शासन था वह 15 अगस्त 1947 मतलब अगस्त 1947 में भारत की जो स्वतंत्रता थी उसको प्राप्त करने तक वो अनवरत मतलब कंटिन्यू वह जारी रहा। स्वतंत्रता मिलने के बाद जो हुआ, स्वतंत्रता मिलने के साथ
भारत के लिए एक संविधान की आवश्यकता महसूस हुई। यह केम टू नीड इन कॉन्स्टिट्यूशन यानी ए सजेस्टेड बाय द एम राय इन 1947 में। कह रहा है कि संविधान का आवश्यकता महसूस हुई। यहाँ इसको अमल में लाने के उद्देश्य से 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया और 26 जनवरी 1950 में संविधान अस्तित्व में आ गया। ये संविधान और राज्य व्यवस्था की जो अनेक जो विशेषताएं थी, वह ब्रिटिश शासन से ग्रहण की गई थी। यह जो वेरियस फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी हैव देयर रूट इन द ब्रिटिश रूल, यह कहीं न कहीं उनकी जड़ थी। और वह क्या किया गया था, देयर आर सर्टेन इवेंट इन द ब्रिटिश रूल दैट लीड डाउन द लीगल फ्रेमवर्क फॉर द ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन इन ब्रिटिश इंडिया। कहीं न कहीं ब्रिटिश शासन से ग्रहण करने की गई थी। और उनके बाद ब्रिटिश शासन में कुछ घटनाएं ऐसी थी जिसके कारण ब्रिटिश शासित भारत में सरकार और प्रशासन की जो विधिक रूपरेखा निर्मित की गई थी। इन घटनाओं ने हमारे संविधान और राजतंत्र पर एक गहरा प्रभाव छोड़ा। These events have generally influenced our constitution and polity that are explained here in the chronological order। गहरा प्रभाव छोड़ दिया। और इन घटनाओं के बारे में संविधान और राजतंत्र पर गहरा प्रभाव छोड़ा। इनके बारे में विस्तृत व्याख्या 2 शीर्ष के अंतर्गत आता है। पहला था द कंपनी रूल्स, जिसमें 73 से लेकर और 58 तक इसका जो रहा वह कंपनी रूल्स था। और दूसरा था क्राउन। वह क्राउन था तो वह था सम्राट की शासन। यह था 1858 से लेकर और 1947 तक रहा सम्राट की शक्ति। तो 2 इसमें जो व्याख्या जो दिया जाए वह 2 शीर्षकों के अंतर्गत और एक कालबद्ध रूप से यहाँ दी गई है। पहला था जो कंपनी रूल्स, वो 1773 से लेकर और 1858 तक। उसमें पहला जो एक्ट बना वह एक्ट का नाम था रेगुलेटिंग एक्ट, जो 73 में यह बना। इसकी जो बनने की क्या इसकी विशेषता थी और यह क्यों महत्वपूर्ण था, ये बने क्यों, इसको देखेंगे। तो ये कह रहा है यह दिस एक्ट इज अ ग्रेट कॉन्स्टिट्यूशनल इम्पॉर्टेंस एज वन। ये कह रहा है इट इज़ द फर्स्ट स्टेप टेकन बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू कंट्रोल द रेगुलर अफेयर ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों की जो नियमित और नियंत्रित करने के लिए इस एक्ट का निर्माण किया गया और यह उठाया गया पहला कदम था। जो कंपनी का शासन था वो पहला एक्ट बना रेगुलेटिंग एक्ट, जो ये बना आपको 1773 में। इसके बाद जो दूसरा एक्ट जिसमें फीचर थी रेगुलेटिंग एक्ट का, वह था कि इट रिकॉग्नाइज फॉर द फर्स्ट टाइम द पॉलिटिकल एंड द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। यह बना बी। तो ये कहीं ना कहीं बी जो रिकॉग्नाइज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम द पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन ऑफ द कंपनी। यह पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों की मान्यता इसके तहत मिल गई। उसके बाद क्या हुआ, इसके और भारत में केंद्रीय जो प्रशासन की जो नींव रखी गई वह इसके तहत यह रखी गई थी।
इसकी विशेषताएं क्या थी, फीचर्स क्या थी? तो इस अधिनियम द्वारा जो एक कहा गया है कि गवर्नर को, जो बंगाल के गवर्नर थे, डिजाइंड द गवर्नर ऑफ बंगाल के रूप एज ए गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एंड क्रिएट सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ 4 मेंबर टू असिस्ट हिम। द फर्स्ट सच गवर्नर जनरल वाज लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। जो पहला इसमें फीचर था वह इस अधिनियम के द्वारा वो जो बंगाल के गवर्नर थे, उन गवर्नर का जो बदल कर बंगाल का गवर्नर जनरल पद दे दिया गया और उनके सहयोग के लिए 4 मेंबर बनाए गए और उस मेंबरों का जो एक जो सदस्यी कार्यकारी परिषद का वहाँ गठन किया गया। दूसरा इसमें एक फीचर है कि कहीं न कहीं इसके द्वारा मद्रास, चेन्नई और बम्बई के गवर्नर को, मद्रास एवं बम्बई के जो गवर्नर थे उन गवर्नरों को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिए गए। जबकि इससे पहले जो था, जो सभी प्रेसिडेंटी का जो गवर्नर थे वो कहीं न कहीं अलग अलग थे। तीसरा उसमें फीचर ये थी कि इस अधिनियम के अंतर्गत कोलकाता में पहली बार कोलकाता में 70 और 74 में कलकत्ता में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश इसमें शामिल थे। यह कोलकाता में खोली गई थी 74 में। चौथा यह था कि जो कंपनी के कर्मचारी को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार या रिश्वत लेने पर क्या किया गया, यह पाबंदी लगा दिया गया। यह किसके तहत? तो कहीं न कहीं रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। और कहीं कहीं इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार को, ब्रिटिश गवर्नमेंट को कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सख्त हो गया। यह कंपनी पर क्या हो गया, यह सख्त उस पर नियंत्रण हो गया। इसने भारत में इनके राजस्व, न्यायिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार का देना आवश्यक कर दिया गया है। रेवेन्यू में, सिविल में और मिलिट्री अफेयर में वह कहीं न कहीं सरकार को देना सूचनाएं आवश्यक हो गई थी। अब एक आती है कि 7081 का जो संशोधन अधिनियम था, जिसे अमेंडिंग एक्ट ऑफ 7081 में, तो वह रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 की जो खामियों को ठीक करने के लिए ब्रिटिश संसद ने अमेंडिंग एक्ट ऑफ 7081 का पारित किया, जिसे बंदोबस्त कानून के नाम से जाना जाता है। एक्ट ऑफ सेटलमेंट इसे कहते हैं, इसे हम कहते हैं एक्ट ऑफ सेटलमेंट। सेटलमेंट इसे कहते हैं। और यह इस कानून की जो विशेषताएं थी वह बहुत ही अच्छी थी। इसमें क्या थी इसका विशेषताएं? इसकी विशेषताएं थी कि इस कानून ने गवर्नर जनरल तथा काउंसिल को सर्वोच्च न्यायालय के जो अधिकार थे उन अधिकारों से वह बरी और या मुक्त कर दिया गया, जिनके ऐसे कृत्यों के लिए जिन्होंने पद धारण का अधिकार से किए गए थे। कंपनी के जो सेवक होते थे उनकी जो कार्य करने की जो दौरान जो की गई कार्यवाही के लिए सर्वोच्च न्यायालय के जो क्षेत्राधिकार से मुक्त कर दिया गया। और दूसरा फीचर था कि इस कानून में राजस्व संबंधी मामलों और राजस्व वसूली से जुड़े मामलों का भी सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिया गया। अब जो अमेंडिंग हुआ, अमेंडिंग 7081 में, वह उनके तहत इस कानून द्वारा कलकत्ता के सभी निवासियों को सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत कर दिए गए। और यह भी व्यवस्था बनाई गई कि न्यायालय हिंदुओं के निजी कानूनों के हिसाब से
हिंदू तथा मुसलमानों के निजी कानूनों के हिसाब से मुसलमानों के वाद और मामले तय करेंगे। अब आते हैं 1784 में। जो 1784 में एक एक्ट बना वह था पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट जो था वह बना 1784 में, और इसके पहले बना था रेगुलेटिंग एक्ट जो 1773 में। यह क्या था या क्या है वो देख लें। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की कमियों को दूर करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने यहाँ कर रहे हैं इन द बाइट टू द rectify the defect of the Regulating Act 1773, the British Parliament passed a amending Act of 1781, also known as the Act of Settlement। इसको सेटलमेंट कहा गया। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट एक्ट जो था वह था पिट्स इंडिया एक्ट, जो बना वह 1784 में बना, और यह संशोधन हुआ जिसमें एक एक्ट का सेटलमेंट नाम भी दिया गया, आप जानते ही हैं। अब इन्हें जो पिट्स इंडिया एक्ट बना जो 1784 में, इनका क्या विशेषताएं थी, क्या फीचर्स थी वो देख लेते हैं। जो फीचर थी उनका पहला जो फीचर था वह यह था कि इट डिस्टिंग्विश्ड द बिटवीन द कमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शन आर कंपनी के जो राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को पृथक कर दिया, सेपरेट कर दिया। और दूसरा इसमें एक्ट था जो इसके निदेशक मंडल को, जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का अलाउ कर दिया गया टू मैनेज द कमर्शियल अफेयर। कंपनी के व्यापारिक मामलों का जो अधीक्षण को अनुमति तो दे दी, लेकिन राजनीतिक मामलों के प्रबंध के लिए नियंत्रण बोर्ड, जिसे कहते हैं बोर्ड ऑफ कंट्रोल, इसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहते हैं, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, नाम से एक नए निकाय का गठन किया गया। मैनेज टू पॉलिटिकल अफेयर, दिस एस्टेब्लिश द सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट। एक निकाय का गठन किया, इस प्रकार इसे हम कहते हैं द्वैत शासन की व्यवस्था का आरंभ किया गया, जिसे हम कहते हैं सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट, सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट, जिसे द्वैत शासन की प्रणाली हम कहते हैं। तीसरा यह हुआ कि नियंत्रण बोर्ड का यह शक्ति, इट एम्पावर्ड द बोर्ड ऑफ कंट्रोल टू supervise the direct all operation to the civil and military government or revenue of the British possession in India। नियंत्रण बोर्ड का यह शक्ति थी कि ब्रिटिश नियंत्रित भारत के सभी नागरिक या सैन्य सरकार व राजस्व गतिविधियों का अधीक्षण एवं नियंत्रण करे। और इस प्रकार जो कंपनी के दो कारण के महत्वपूर्ण, पहला, भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्रों को पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया, तथा दूसरा ये बात हुआ कि ब्रिटिश सरकार ने भारत में कंपनी के कार्यों और जो उसके प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान कर दिया। अब जो था वह 1968 का जो अधिनियम बना, 1786 का जो अधिनियम था, 1786 का जो अधिनियम था, नियम वह यह था कि जो 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, अब लॉर्ड कॉर्नवालिस को वालिस को यह बंगाल का
गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया और उनके यह जो पद था वह प्रचार करने के लिए 2 शर्तें रखी गई। पहला जो शर्त था वह था उसे विशेष मामलों में अपनी काउंसिल के निर्णयों का अधिभाषी करने अथवा न मनमान करने का अधिकार था। और दूसरा यह था नियम कि उसने सेनापति अथवा कमांडर इन चीफ का पद भी दे दिया गया। यह शर्तें जो 1786 में एक कानून में प्रावधान के रूप में यह जोड़ा गया। अब 1793 में एक चार्टर कानून बना। जो चार्टर कानून बना एक्ट ऑफ 1793 में बना। इस कानून की जो फीचर थी वह पहला फीचर था कि जो लॉर्ड कॉर्नवालिस को दी गई काउंसिलिंग के निर्णय का जो ऊपर अधिभाषी शक्ति को भविष्य में सभी गवर्नर जनरलों और प्रेसिडेंट्सों के गवर्नर तक विस्तारित कर दिया गया और इसने गवर्नर जनरल को अधीनस्थ बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी की सरकारों के ऊपर अधिक नियंत्रणकारी शक्तियां प्रदान की गई। दूसरा था और तीसरा ये था उनमें कि भारत पर व्यापार का एक अधिकार को अगले 20 वर्ष की अवधि को बढ़ा दिया गया। और चौथा उनमें यह फीचर था कि कमांडर इन चीफ के गवर्नर जनरल काउंसिल के सदस्य होने की जो अनिवार्यता थी वह क्या किया गया, कैंसिल कर दिया गया या इसे इंड कर दिया गया। और पांचवा यह था कि इसके जो व्यवस्था दी गई थी बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों का और कर्मचारियों का वह भारतीय राजस्व में ही भुगतान किया गया। अब 1813 में एक्ट बना, ये बना चार्टर कानून। ये जो कानून बना वह बना चार्टर कानून, चार्टर एक्ट बना और यह 1813 में बना। इनका ये क्यों बना, भारत में जो कंपनी के व्यापार का जो एक अधिकार को ये समाप्त कर दिया गया। जो व्यापार था उसको समाप्त कर दिया गया, एक अधिकार को यह समाप्त कर दिया गया और भारतीय व्यापार को सभी ब्रिटिश व्यापारियों के लिए खोल दिया गया। तब भी इन कानून में चाय के व्यापार और चीनी के साथ चाय का व्यापार तथा चीनी का व्यापार में कंपनी का एक अधिकार को बहाल रखा। पहला यह था। दूसरा यह था इस कानून ने भारत के कंपनी शासित क्षेत्रों पर जो कंपनी का शासन था उन कंपनी के क्षेत्रों पर ब्रिटिश के राजा को प्रभुता को प्रकट और स्थापित किया गया। और तीसरा फीचर ये थी इन कानून ने ईसाई मिशनरी थी मिशनरियों को भारत आकर लोगों का प्रबुद्ध करने की अनुमति प्रदान की। भारत आकर लोगों की प्रबुद्ध
करने की अनुमति प्रदान की। चौथा इसमें था, इस कानून ने भारत के जो ब्रिटिश इलाके थे, जो ब्रिटिश इलाके थे, वह वासिंदों के बीच पश्चिमी शिक्षा के प्रचार प्रसार की व्यवस्था की गई। पश्चिमी शिक्षा का व्यापार का प्रचार किया गया। अब आते हैं चार्टर 1833 में एक चार्टर बना, जो चार्टर अधिनियम के नाम से जाना जाता है। वह था गवर्नमेंट यानी चार्टर एक्ट। ये था चार्टर एक्ट 1833 में। दिस एक्ट वाज द फाइनल स्टेप टुवर्ड सेंट्रलाइजेशन इन इंडिया, ब्रिटिश इंडिया, यानी भारत के केंद्रीकरण की दिशा में यह एक अधिनियम निर्णायक कदम था। जो इसका जो फीचर था, वो पहला क्या था, विशेष था, तो इट मेड द गवर्नर जनरल बाई बंगाल्स एज ए गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया and vested in him all civil and military power। इसमें बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, जिसमें सभी नागरिक और सैन्य शक्तियां निहित थी। इस प्रकार इस अधिनियम ने पहली बार एक ऐसी सरकार का निर्माण किया जिसका ब्रिटिश कब्जे वाले पूर्ण भारतीय क्षेत्र पर पूर्ण नियंत्रण था, और वह थे लॉर्ड विलियम बेंटिंक। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। वारेन हेस्टिंग बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बने, और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक बने। ये थे लॉर्ड विलियम बेंटिंक। वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। सेकेंड फीचर क्या थी, इसने मद्रास इट डिप्राइवेट द गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास ऑफ देयर लेजिस्लेटिव पावर। मद्रास और बम्बई के गवर्नरों को विधायिका संबंधी शक्तियां से वंचित कर दिया, और भारत के गवर्नर जनरल को पूरे ब्रिटिश भारत में विधायिका के असीमित अधिकार, पूरे लेजिस्लेटिव जो पावर थी वह संपूर्ण भारत में वह प्रदान कर दिए गए, और इसके अंतर्गत पहले बनाए गए कानूनों को नियामक कानून कहा गया। ये जो रिलेटिव एक्ट नियामक कानून कहा गया, और नए कानून के तहत बने कानूनों को एक्ट या अधिनियम कहा गया। ईस्ट इंडिया कंपनी की एक व्यापारिक निकाय के रूप में की जाने वाली जो गतिविधियां को समाप्त कर दिया गया, और विशुद्ध रूप से प्रशासनिक निकाय बन गया। जो इसके तहत कंपनी का जो अधिकार था, वह क्षेत्रीय ब्रिटिश राजशाही और उनके जो उत्तराधिकारियों का जो विश्वास के तहत जो कब्जे में रहे वही थे। फिर जो चार्टर एक्ट जो 1833 ने जो बनाया में ये हुआ कहा गया कि सिविल सेवकों के चयन के लिए जो खुले प्रतियोगिताओं का आयोजन शुरू कर दिया गया, और इसमें ये कहा गया है कि कंपनी में भारतीयों को किसी पद, कार्यालय और रोजगार को हासिल करने से वंचित नहीं किया जाएगा। हालांकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के विरोध के कारण इसे प्रावधान को समाप्त कर दिया गया। अब थी जो 1854 का जो चार्टर अधिनियम था। अब यह
जो चार्टर एक्ट ऑफ 1853 में बना वह यह था कि जिसमें 1793 से लेकर 1793 से और 1853 के दौरान जो ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किए गए जो चार्टर अधिनियमों का जो श्रृंखला थी यह अंतिम अधिनियम था। संवैधानिक विकास की दृष्टि से यह जो अधिनियम एक महत्वपूर्ण अधिनियम था। इनकी जो विशेषताएं थी, जो फीचर थी, वह क्या थी? वह पहला जो फीचर था इसमें पहला था कि पहली बार गवर्नर जनरल की जो परिषद की जो विधायी जो थी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया। प्रशासनिक कार्यों का अलग कर दिया गया। और इसके तहत परिषद में 6 नए पार्षद और जोड़े गए। 6 नए पार्षद और जोड़े गए। और इसके तहत परिषद में इन्हें विधान पार्षद कहा गया। दूसरे शब्दों में कहें तो जो गवर्नर जनरल के जो नई विधान परिषद का गठन किया गया उसमें केंद्रीय विधान परिषद कहा गया और परिषद की शाखाओं ने छोटी संसद की तरह कार्य किया और इसमें वही प्रक्रिया अपनाई गई जो ब्रिटिश संसद में अपनाई गई थी जो 1853 के चार्टर में। इस प्रकार विधायिका को पहली बार सरकार के जो विशेष जो कार्य के रूप में जाना गया। उनके लिए विशेष मिशनरी और प्रक्रिया की जरूरत थी। दूसरा यह था इसके सिविल सेवकों की भर्ती थी एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता का व्यवस्था आरम्भ कर दिया गया। और इस प्रकार विशिष्ट सिविल सेवा भारतीय नागरिकों के लिए भी खोल दी गई और इसके लिए 1854 में भारतीय सिविल सेवा के संबंध में मैकाले समिति की नियुक्ति की गई। मैकाले समिति की नियुक्ति की गई। इस कंपनी के शासन को विस्तारित कर दिया गया और भारतीय क्षेत्र को इंग्लैंड राजशाही के विश्वास के तहत कब्जे में रख दिया गया। लेकिन पूर्व अधिनियमों के विपरीत इसमें किसी निश्चित समय का निर्धारित नहीं किया गया और इससे स्पष्ट था कि संसद द्वारा कंपनी की शासन किसी भी समय समाप्त की जा सकती थी। जो चौथा इसका जो फीचर था वह भारतीय केंद्रीय विधान परिषद जो था उनमें स्थानीय नए सदस्यों में से 4 का चुनाव बंगाल
मद्रास, बम्बई तथा आगरा के स्थानीय प्रांतीय सरकारों द्वारा की गई थी।